उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी, पर मेरे खेत के बीच खड़ा पुतला अजीब तरह से हिल रहा था। उसका फटा हुआ चेहरा, जो हमेशा एक ही दिशा में होता था, अब सीधे मेरी तरफ था। और फिर मैंने कसम खाई, मैंने उसकी काली खाली आंखों को पलके झपकाते हुए देखा। रवि, 26 वर्षीय युवा, शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से ऊबकर अपने पैतृक गांव रामपुरा आ गया था। यह गांव अरावली की तलहटी में बसा, शांत और हरा भरा था। रवि ने सोचा था कि यहां आकर वो अपने पुश्तैनी खेत में कुछ नया करेगा, प्रकृति के करीब रहेगा। दिन भर वो खेत की मेड़ों पर घूमता, मिट्टी को छूता और भविष्य के सपने बुनता। वो खेती के बारे में कुछ खास नहीं जानता था, पर सीखने को उत्सुक था। गांव के लोग सीधे सादे थे, पर रवि ने महसूस किया कि वे सभी एक पुरानी अनकही कहानी को अपने भीतर छुपाए हुए थे। खासकर जब बात खेत के बीच खड़े उस पुराने पुतले की आती। वो पुतला फटे कपड़ों में खेत के केंद्र में एक मूक प्रहरी की तरह खड़ा था, जिसे दादी मां हमेशा खेत का रक्षक कहती थी। एक हफ्ते बाद शाम का धुंधलका गहरा रहा था। रवि अपने लैपटॉप पर गांव के लैंड रिकॉर्ड्स देख रहा था। तभी उसने रसोई की खिड़की से बाहर देखा। खेत के बीचों बीच खड़ा पुतला, जो सूरज ढलने पर बस एक परछाई सा लगता था, उसे अजीब सा लगा। कल तक उसका सिर पश्चिम की ओर था, पर आज वो सीधा पूर्व की ओर मुड़ा हुआ था, ठीक उसके घर की तरफ। रवि को लगा शायद उसकी नजर का धोखा है। उसने अपनी आंखें मली, पर नहीं, पुतले का सिर सचमुच मुड़ा हुआ था। अगली सुबह पुतला फिर से पश्चिम की ओर था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रवि ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर एक बेचैनी उसके मन में घर कर गई। उस रात अचानक आधी रात को उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके कमरे में घुस आया हो। उसने आंखें खोली तो देखा, खिड़की पर एक धुंधली परछाई, बिल्कुल उसी पुतले जैसी। परछाई कुछ फुसफुसा रही थी, आवाज इतनी धीमी कि रवि उसे समझ नहीं पाया। बस एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसने फौरन लाइट जलाई और परछाई गायब हो गई। लेकिन खिड़की पर मिट्टी के कुछ ताजे निशान थे, जैसे कोई बाहर से अंदर आया हो। रवि की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो दिन भर पुतले पर नजर रखता। उसने देखा कि पुतले के कपड़े, जो कभी फटे और पुराने थे, धीरे धीरे ज्यादा मैले और सूखे रक्त के धब्बों से सने लगने लगे थे, जैसे किसी ने उन्हें घसीटा हो। एक दिन रवि ने हिम्मत जुटाई और पुतले के करीब गया। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, हवा थम गई और एक अजीब सी दुर्गंध उसके नथुनों से टकराई, जैसे कुछ पुराना सड़ा हुआ। पुतले के पैरों के पास मिट्टी गीली थी, जबकि बारिश हुए कई दिन हो गए थे। उसे लगा जैसे मिट्टी में कुछ दबा हुआ है। रवि ने गांव के बुजुर्गों से पुतले के बारे में पूछने की कोशिश की। मुखिया जी, जिन्होंने पहले पुतले को भाग्यशाली बताया था, अब इस विषय पर बात करने से कतराने लगे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, कुछ चीजें जैसी हैं, उन्हें वैसी ही रहने देना चाहिए। ये खेत की पुरानी रीत है। एक बूढ़ी महिला, जिसने उसे बचपन से देखा था, फुसफुसाकर बोली, सावधान रहना बेटा, ये पुतला बस एक लकड़ी और कपड़े का पुतला नहीं है। इसके भीतर एक पुरानी आत्मा है, एक डायन की आत्मा, जिसे वर्षों पहले यही जलाया गया था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रवि को याद आया, उसकी दादी मां कभी कभी रात में खेत की तरफ देखकर बुदबुदाती थी, शांति से रहना काली, किसी को परेशान मत करना। रवि ने सोचा, क्या काली उस डायन का नाम था? उसने गांव की पुरानी लाइब्रेरी से कुछ दस्तावेज निकाले। एक पुराने पीले पड़ चुके दस्तावेज में उसे एक जिक्र मिला। वर्ष 1872 में गांव की एक स्त्री काली को जादू टोने के आरोप में खेत के बीचों बीच जला दिया गया था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा ने पुतले में शरण ली, और जो कोई भी खेत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो उसे चैन से नहीं रहने देती। दस्तावेज में यह भी लिखा था कि काली ने मरते वक्त श्राप दिया था कि उसका अस्तित्व कभी मिटेगा नहीं और वो खेत की मालिक बनकर रहेगी। रवि ने फैसला किया कि उसे इस पुतले को हटाना होगा। उसने अगले दिन मजदूर बुलाए, पर कोई भी पुतले को छूने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, बाबूजी, ये हमारे बस का काम नहीं। इसे हटाने वाला कभी खुश नहीं रह पाता। हारकर रवि ने खुद ही पुतले को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, पुतले से एक तेज चीखने जैसी आवाज आई, जो उसके दिमाग में गूंज गई। उसके हाथ कांप गए और कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। पुतले की आंखों से लाल रंग की एक चमक निकली और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल रही है। वो रात भर डर के मारे सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे खेत की हर पत्ती
हर टहनी उसे घूर रही है। पुतला अब सिर्फ एक वस्तु नहीं था, वो एक जीवित द्वेषपूर्ण इकाई बन चुका था। आधी रात थी। रवि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, कभी पत्तों की सरसराहट तो कभी सूखी टहनियों के टूटने की आवाज, जो किसी अदृश्य चीज के चलने का आभास दे रही थी। हर आहट पर उसका दिल तेजी से धड़कता। अचानक उसके कमरे की खिड़की तेजी से खुली और एक बर्फीली हवा अंदर घुस आई, जिससे कमरे में रखी हर चीज, यहां तक कि उसकी आत्मा भी हिलने लगी। रवि ने हिम्मत करके बाहर देखा। उसने देखा कि पुतला, जो खेत के बीच में खड़ा था, अब उसके घर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, पर हर कदम जमीन पर एक भारी, खोखली आवाज कर रहा था। उसके पैर जमीन पर घिसट रहे थे और उसके हाथों में एक पुरानी, सूखी हुई लता थी, जो सांप की तरह कुलबुला रही थी, मानो जीवित हो। पुतले का चेहरा अब और भी भयावह लग रहा था। उसकी फटी हुई आंखों से लाल लपटें निकल रही थी, जो अंधेरे में चमक रही थी, और उसका फटा हुआ मुंह खुल रहा था, जिससे एक डरावनी, खींची हुई आवाज निकल रही थी। ये मेरा खेत है, तुम यहां से जाओ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। रवि की रूह कांप गई, पर उसने खुद को संभाला। रवि समझ गया कि पुतला सिर्फ एक साधन है। असली खतरा काली की आत्मा थी, जो उसे अपना गुलाम बनाना चाहती थी। उसे दादी मां के वो बुदबुदाते हुए शब्द याद आए, शांति से रहना काली, और साथ ही एक पुरानी किताब में पढ़ा एक टोटका। काली आत्मा को केवल उसी आग से मुक्ति मिल सकती है जिससे उसे बांधा गया था, और वो आग केवल किसी पवित्र हृदय के रक्त से जल सकती है। रवि को पता था कि इसका क्या मतलब है। ये जान का जोखिम था, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे अपने परिवार के पुश्तैनी खेत को और खुद को इस श्राप से आजाद कराना था। पुतला अब ठीक उसके घर के दरवाजे पर था। दरवाजा अपने आप खुलने लगा और एक ठंडी, काली छाया कमरे में फैलने लगी, जिससे हवा में सड़ी हुई गंध भर गई। रवि को अपने पिता की पुरानी संदूक में रखी एक छोटी, धारदार छुरी याद आई, जो धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होती थी। उसने उसे निकाला। जैसे ही पुतला कमरे के अंदर दाखिल हुआ, रवि ने साहस बटोरा। उसकी आंखों में डर जरूर था, पर इरादा मजबूत था। उसने छुरी से अपने हाथ पर एक छोटा सा कट लगाया। खून की कुछ बूंदें छुरी पर टपकी। दर्द की एक लहर उसके शरीर से गुजर गई, पर उसने दर्द को अनदेखा किया। उसने तुरंत छुरी को पास रखी एक पुरानी दिया में रखा, जिसमें घी था। जैसे ही खून घी से मिला, दिए की लौ नीली और तेज हो गई, जैसे उसे एक नई ऊर्जा मिल गई हो। पुतला हिंसक रूप से कांप उठा। काली की आत्मा ने रवि पर हमला करने की कोशिश की। उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति फैलने लगी, जो उसे पीछे धकेल रही थी। रवि का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था, पर उसने दिए को कसकर पकड़े रखा। पुतले के मुंह से भयानक चीखें निकली, जो पूरे गांव में गूंज रही थी, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। रवि को लगा जैसे उसकी सांसें अटक रही हों, फेफड़ों में हवा कम पड़ रही हो, पर उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने जलते हुए दिए को पुतले की छाती की ओर बढ़ाया, जहां धागों और लकड़ी से बनी उसकी आत्मा का केंद्र था। जैसे ही दिए की लौ पुतले से छुई, एक तेज, चमकदार रोशनी निकली, जिससे पूरा कमरा जगमगा उठा। पुतला भयानक रूप से जलने लगा और उसकी काली, धुएं वाली आत्मा पुतले से निकलकर चीखते हुए आकाश की ओर भागी, जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति खींच रही हो। हवा में एक भीषण गंध फैल गई और फिर सब शांत हो गया। पुतला राख का ढेर बन गया था। रवि जमीन पर गिर गया, बुरी तरह से हाफ रहा था, पर उसके चेहरे पर एक जीत की भावना थी। सुबह की पहली किरणें रवि के कमरे में फैली और उसने पाया कि वो फर्श पर लेटा हुआ है, अभी भी हाफ रहा था, जैसे उसने कोई लंबी दौड़ पूरी की हो। उसका हाथ दर्द कर रहा था, जहां से उसने रक्त निकाला था, पर मन अविश्वसनीय रूप से शांत था। एक ऐसी शांति जो उसने हफ्तों से महसूस नहीं की थी। खेत में जाकर देखा तो पुतला वहां नहीं था, बस एक काली राख का ढेर और जली हुई मिट्टी का एक बड़ा निशान बचा था, जो उस भयानक रात की निशानी था। रवि ने एक गहरी, सुकून भरी सांस ली। सूरज की रोशनी में खेत अब पहले से ज्यादा हरा भरा और जीवंत लग रहा था, जैसे उस पर से कोई काला साया हट गया हो। गांव के लोग धीरे धीरे रवि के खेत की तरफ आ रहे थे। उनके चेहरों पर असमंजस और डर था, पर जब उन्होंने राख का ढेर देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और राहत तैर गई। मुखिया जी ने रवि को देखा। उनके चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान थी।
तो आखिर तुमने कर ही दिया, बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में वर्षों पुराना बोझ उतरने की खुशी थी। काली की आत्मा को मुक्ति मिल गई। हमें यकीन नहीं था कि कोई ऐसा कर पाएगा। गांव में सालों से चला आ रहा डर, जो पुतले के रूप में खेत पर मंडराता था, आजाद हो गया था। अब किसी को रात में पुतले के हिलने, उसकी खौफनाक आवाजें सुनने या उसकी परछाई से डरने की जरूरत नहीं थी। गांव में एक उत्सव जैसा माहौल था, एक नई शुरुआत का जश्न। रवि ने अगले कुछ दिनों में खेत की सफाई की। उसने राख को गहरी जमीन में गाड़ दिया, उस जगह पर जहां दादी मां ने एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाया था, ताकि काली का कोई भी अंश बाकी न रहे। खेत फिर से शांत और हरा भरा लगने लगा था, और हर सुबह उस पर उगती ओस की बूंदें एक नई उम्मीद का संकेत दे रही थी। गांव के लोग अब उससे खुलकर बात करते थे। उसके प्रति उनका सम्मान और भी बढ़ गया था। रवि ने महसूस किया कि वो अब सिर्फ शहर का युवा नहीं था जिसने गांव में पनाह ली थी, बल्कि वो रामपुरा गांव का एक अटूट हिस्सा बन गया था। एक नायक जिसने एक पुरानी बुराई से अपने पुरखों की जमीन को मुक्त कराया था। उसने तय किया कि वो अब यही रहेगा और खेती करेगा, जैसा उसने पहली बार यहां आने पर सोचा था। उसने अपने खेत में गेहूं बोए और समय के साथ साथ फसलें लहलहा उठीं, जो उसके और गांव के भविष्य की प्रतीक थी। महीने बीत गए, सर्दियां आई और चली गई, वसंत के फूल खिले और गर्मी फिर से लौट आई। खेत में फसलें लहला रही थी और रवि की जिंदगी सामान्य हो गई थी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुष्ट। वो अक्सर रात में चांदनी में खेत को देखता और उसे लगता कि अब सब ठीक है। उसे कभी कभी रात में अजीब सपने आते थे, जिसमें एक काली आकृति पुतले के रूप में उसके पीछे भागती थी, पर वो सुबह होते ही उन्हें भूल जाता। उसे लगता था कि ये सिर्फ पुराने डर का असर है। एक दिन जब रवि खेत में पानी दे रहा था, दिन ढल रहा था और सूरज की लालिमा चारों ओर फैल रही थी। उसकी नजर दूर खेत की पश्चिमी सीमा पर पड़ी। वहां एक नए ताजे लकड़ी के डंडे पर कुछ फटे पुराने कपड़े टंगे हुए थे। वे कपड़े उसके पुराने पुतले के कपड़ों से मेल खाते थे। वही मैलापन, वही फटे हुए धागे। रवि चौंक गया। ये एक नया पुतला था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पुराना वाला था, बस ये नया था। और उसे किसने बनाया, उसे कोई अंदाज नहीं था। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से उस पुतले की तरफ कदम बढ़ाए। उसके मन में एक भयानक आशंका घर कर गई थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे धूल उड़ने लगी और एक अजीब सी ठंडी सड़ी हुई गंध उसके नथुनों से टकराई। पुतले के फटे हुए कपड़ों में से एक सूखी मुड़ी हुई लता बाहर निकली, ठीक वैसी ही जैसी काली ने उस रात इस्तेमाल की थी, मानो वो उसके गले में फंदा डालना चाहती हो। लता धीरे से हिली, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो, रवि की तरफ इशारा कर रही हो। रवि की आंखें डर से फैल गई। उसने महसूस किया कि इस बार पुतले की काली खाली आंखों से एक हल्की जानी पहचानी चमक निकल रही थी, जो उसे गहराई तक भेद रही थी। वो चमक जो उसने उस भयानक रात में देखी थी, अब और ज्यादा तीव्र और द्वेषपूर्ण थी। ये मेरा खेत है, एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, जो हवा में घुल गई, फिर भी इतनी स्पष्ट थी कि रवि के रोम रोम खड़े हो गए। तुम यही रहना बेटा, तुम हमेशा मेरे रहोगे, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। आवाज में एक क्रूर मजाक था, एक जीत का एहसास। रवि ने अपनी दादी मां के शब्द दोहराए, शांति से रहना काली। लेकिन इस बार उसके शब्दों में डर था, निराशा थी। उसे पता चल गया था कि उसने काली को सिर्फ उस पुराने पुतले से आजाद किया था, लेकिन उसकी आत्मा, उसका द्वेष कभी नहीं मरा था। वो अब बस एक नए ताजे रूप में लौट आई थी, और इस बार वो ज्यादा शातिर थी, ज्यादा चालाक। रवि को पता था कि उसकी जिंदगी अब कभी सामान्य नहीं होगी। काली वापस आ गई थी, और इस बार वो उसके करीब थी, हर दिन, हर रात, हमेशा के लिए। उसकी आंखों में चमक रही थी एक भयावह मुस्कान, जो रवि को अपने साथ बांध चुकी थी। वो जानता था कि वो कभी इस खेत को छोड़कर नहीं जा पाएगा। काली की छाया अब उसके हर कदम के साथ रहेगी, एक मूक, अमर संरक्षक बनकर।